Good morning student, 11th class. Now I am going to discuss first chapter, concept of economics, significance of statistics in economics. Our current topic of discussion is today is scope of statistics. इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स के स्कोप में क्या आता है। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड है स्टूडेंट हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखो बेटे, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो दोनों बेटे ध्यान से देखो। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? प्रोफेसर टिप्पट ने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसकी नेचर कैसी होती है, किस तरह की होती है। तो देखो बेटे, ऐसा कहा गया कि जो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स इज both art and science. Statistics is both art and science observed by the Professor Tippett. प्रोफेसर टिप्पट ने कहा, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो स्टैट है उसकी नेचर क्या है, किस तरह की है वो। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जब हम लोग बात करते हैं बेटे, तो हमारी स्टैटिस्टिक्स क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। हाउ वी कैन से दैट आवर statistics is an art as well as science. First one, statistics as an art. स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्शन करते हैं। इन अ स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू कलेक्शन द डाटा एंड सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली अरेंज द डाटा। सो वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस। देखो बेटे, स्टैटिस्टिक्स एक विज्ञान के रूप में है। क्यों है बच्चों? क्योंकि इन अ स्टैटिस्टिक्स हम क्या करते हैं, डाटा को डिफरेंट मेथड से कलेक्ट करते हैं और उसको सिस्टमैटिकली तरीके से और साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, साइंस। नाउ स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट आल्सो। स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है बेटे? विच टैकल या विच सोल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो हमारी वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं को क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। देखो बेटे, जैसे आपने माइक्रो के अंदर डिस्कस किया था मैंने आपको, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक उपभोक्ता बेटे जब भी कोई सामान खरीदता है, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, ओके, तो हम लोग भी बेटे जब सामान खरीदते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके प्राइसेस क्या हैं। तो बेटा प्राइस भी न्यूमेरिकल फॉर्म में है और जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो भी बच्चों क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो बेटे हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करके, हमारी स्टैटिस्टिक्स एक तरह से आर्ट है। कैसे आर्ट है? बिकॉज वी कैन यूज द स्टैटिस्टिक्स फॉर सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। हम अपने वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं को स्टैटिस्टिक्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी एनालाइज एज ए पेस्ट। कैसे पेस्ट एनालाइज करेंगे? व्हेन वी यूज द न्यूमेरिकल डाटा। एंड न्यूमेरिकल डाटा का अगर हम लोग यूज करके हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, सो वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट। तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है बच्चों कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है क्योंकि वो हमारे रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। अगर मान लो बेटे हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी का परसेंटेज क्या है, कितने ऐसे लोग हैं जो बेसिकली बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने परसेंटेज लोग रहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज करके वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो वी कैन से दैट इट इज एन आर्ट। और यहाँ पर बेटे हम लोग डाटा को साइंटिफिकली अरेंज कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हैं। तो बेटे हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, साइंस। तो दोनों ही बातें सही हैं इसमें कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस भी है और स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटे फर्स्ट वन है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है स्टूडेंट हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो बेटे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी चीज का वर्णन। इसके अंदर बेटे वो सारे मेथड्स आएंगे जो डाटा को कलेक्ट करने से रिलेटेड है, उसको प्रेजेंट करने से रिलेटेड है, एनालाइज करने से रिलेटेड है। जैसे आप लोग लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ, सॉरी यहां पर आप लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे करोगे स्टूडेंट? मीन,
मोड और मीडियन। ओके, ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, वो आप लोग कैसे करोगे बच्चों? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ओके, और बेटे कोरिलेशन का मेजरमेंट आप लोग कर सकते हो। तो देखो बेटे, कहने का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक इस तरह की स्टैटिस्टिक्स है, वो सारे मेथड्स हैं जो डाटा को कलेक्ट करने में, उसको प्रेजेंट करने में और एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बेटे इसमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन आ गया स्टूडेंट हमारा, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और बेटे कोरिलेशन, इन सब का हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाउ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल का बच्चों मीनिंग क्या होता है? इन्फ्रेंशियल होता है बच्चों निष्कर्षात्मक, जो बेसिकली हमारे पास मान लो बेटे यूनिवर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्स क्या होता है? सम टोटल ऑफ डाटा, ठीक है ना। क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है बच्चों? सम टोटल ऑफ डाटा, सम टोटल ऑफ इन्फॉर्मेशन। उनके आधार पर उन पूरी पॉपुलेशन को जजमेंट करके हम उसमें से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं। आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाट इज अ सैंपल। देखो बेटे, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 के 40 स्टूडेंट्स क्या है? रजिस्टर्ड हैं। तो बेटे हर एक बच्चे को अपने टाइमली अपने रोल नंबर पर अटेंडेंस बोलने का राइट है। दिस इज नोन एज सेंसस मेथड, यानी कि सभी को इक्वली चांसेस हैं। ओके, क्लास में आपको सेम टीचर टीच कर रहा है, आप सबके पास अच्छे नंबर लेने के इक्वली चांस है। ओके, दिस इज नोन एज सेंसस मेथड। जब हम लोग उसमें से कुछ बेहतरीन बच्चों को उनके रिजल्ट, उनके आईक्यू लेवल के आधार पर सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज नोन एज सैंपल। कई बार बेटे क्लास टीचर क्या करता है कि बेसिकली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट के आधार पर बाकी सबका वेट क्या कर लेता है, वेट के बारे में कंक्लूजन निकाल लेता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ सारे मेथड्स आते हैं बेटे जो पूरी पॉपुलेशन के बारे में हमें निष्कर्ष निकाल कर बताते हैं। जैसे मैंने यही बताया कि एवरेज वेट के बारे में कैसे पता लगाएगा। कुछ क्लास में 40 बच्चे हैं, 6 बच्चों का सैंपल ले लिया, 10 बच्चों का सैंपल ले लिया, उनका एवरेज वेट निकाल लिया और सभी का उसी के आधार पर क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। दिस इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। देखो बेटे, स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल डाटा। इन अ स्टैटिस्टिक्स वी कैन मेजर ओनली द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। In a study of numerical data only, it means only quantitative informations can be measured with the help of statistics. जो qualitative phenomena है, जैसे फ्रेंडशिप हो गया बेटे, इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है ना, आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपकी फ्रेंडशिप है, इनका कोई भी बेसिकली वैल्यूएशन नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। बिकॉज इन अ स्टैटिस्टिक्स वी कैन एनालाइज या वी कैन provide the information in a numerical manner. Only quantitative information will be taken in a statistics. Qualitative facts are completely ignored. So we can say that this is a limitation of statistics. Study of aggregates only. Study of aggregates only. देखो बेटे, इसका मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट होता है बच्चों सम टोटल। क्या होता है? सम टोटल। आपने पढ़ा भी था इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ए सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। एक अकेली संख्या कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। बिकॉज वी कांट कंपेयर विद एनीवन। हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, जो सिंगल यूनिट है। So we can't compare, then we can't compare, then we cannot get any conclusion from that. तो हम उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो बेटे इट्स अ नेसेसरी, if you want to take a benefit from the statistics, there will be aggregate of data. So we can say that study of aggregates only. A single value cannot provide any such type of conclusion फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। तो इसके लिए बेटे हमें किसकी जरूरत होती है? एग्रीगेट्स के बारे में ही स्टडी कर सकता है जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है। इट कैन नॉट स्टडी फॉर अ सिंगल यूनिट। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इसमें, होमोजेनिटी ऑफ डाटा। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज एन essential requirement. Homogeneity of data as an essential requirement.
तो इसका मतलब क्या है, देखो बेटे, इन स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग एनालाइज करते हैं बेटे, तो डाटा में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। देखो बेटे, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस होता है बेटे व्हेन समथिंग इज आइडेंटिकल टू ईच अदर, जब कोई चीज एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी है। जैसे टर्म्स का मार्कर है बच्चों मेरे पास, ओके, तो यहाँ पर एक अनदर जो मेरे पास टर्म्स का मार्कर है, दिस इज द होमोजीनियस। ये बिल्कुल क्या है? होमोजीनियस है, रंग में, कलर में, क्वालिटी में, पैटर्न में, कंपनी में, प्राइस में। दिस इज नोन एज होमोजीनियस। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या बेसिकली स्टूडेंट्स सारे के साथ, ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन माय +1 कॉमर्स आर होमोजीनियस टू ईच अदर? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या आप सभी के सभी स्टूडेंट्स होमोजीनियस हैं? ऑब्वियसली मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा, क्योंकि किसी का कलर कैसा है, किसी की हाइट कितनी है, किसी का वेट कितना है, किसी का IQ लेवल कितना है, किसी का इंटेलिजेंसी लेवल अलग है, तो इट मीन्स यू ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, आप एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखो, इन अ स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी हैव टू कंपेयर द डाटा, अगर हमें डाटा को कंपेयर करना है तो इट इज नेसेसरी द ऑल द इंफॉर्मेशन आर होमोजीनियस टू ईच अदर। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम है, राम का जो वेट है स्टूडेंट 60 किलोग्राम, श्याम की जो हाइट है 6 फीट, और रोहन 10,000 रुपीज पर मंथ अर्न करता है। मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो होमोजीनियस है? आप कंपेयर कर सकते हैं? क्या आप वेट की कंपेयर, ऑब्वियसली क्या आप वेट की कंपेयर हाइट से कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। क्या आप हाइट की कंपेयर किसी की अर्निंग कैपेसिटी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखो बेटे, होमोजीनिटी का होना जरूरी है। इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं बेटे, क्या हम लोग 2 मीटर कपड़े की कंपैरिजन 2 किलो वेट से कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बिकॉज क्लोथ्स आर मेजर्ड इन अ मीटर, इन सेंटीमीटर। क्लोथ्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में करेंगे, तो उसका मेजरमेंट एरिया क्या है? मीटर और सेंटीमीटर। बट इन अ वेट, वेट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं स्टूडेंट? वेट को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। तो जब उनके यूनिट सेम नहीं है तो हम लोगों के लिए जरूरी क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में कंपैरेटिबिलिटी के लिए कि जो डाटा हमें दिए हैं वो क्या होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट है, रिजल्ट्स कैन बी ट्रू ओनली ऑन एवरेज। हमारे जो रिजल्ट्स है बेटे, जो हमें स्टैटिस्टिक्स से मिलते हैं वो क्या होते हैं? जो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। एवरेज ट्रू होने का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो बेटे, मोस्टली फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन एवरेज, ठीक है। तो बेटे जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो एवरेजली ट्रू होते हैं। इट इज नॉट ट्रू लाइक द रूल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना बेटे, उनके कंपैरेटिवली हमारे रिजल्ट कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होते हैं। क्यों एक्यूरेट नहीं होते हैं? मान लो बेटे, अगर हम लोग कहते हैं इन इंडिया आवर पर कैपिटा इनकम क्या होती है स्टूडेंट? एवरेज इनकम ऑफ एन इंडियन इज 38,000 या 48,000। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया अर्न्स 48,000, कि जो व्यक्ति इंडिया के अंदर रह रहा है वो हर एक व्यक्ति 48,000 रुपए 48,000 कमाता है। तो ये स्टेटमेंट बेटे क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। एवरेजली ट्रू है, एवरेजली तो क्या है बच्चों? ट्रू है। लेकिन अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पूरी तरह से तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटे? गलत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं बेटे जो क्या कर रहे हैं? लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी है जो 5,000 कमा रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई? तो रिजल्ट्स ट्रू तो होते हैं बट द रिजल्ट्स आर एवरेजली ट्रू, नॉट द कंप्लीट ट्रू, अनलाइक द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके। तो दिस इज आल्सो द लिमिटेशंस ऑफ आवर स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा without reference results may prove to be wrong, अब देखो बेटे, अगर हम लोग केवल डाटा पर ट्रस्ट करके, डाटा पर विश्वास करके उसके एनालाइज के आधार पर रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। कैसे? मैं आपको इसका करके बताती हूँ। देखो बेटे, जैसे एक एक्स कंपनी है स्टूडेंट, दूसरी है हमारी वाई कंपनी, ओके। तो देखो बेटा होता क्या है, जो हमारी एक्स कंपनी है उसने 2018, 19,
और 20 की स्टूडेंट हमें सेल गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? ये सेल हमारे पास गिवन है। दीज ऑल आर द ईयर्स। ओके, तो देखो बेटे यहाँ पर एक कंपनी अर्न कर रही है, एक्स कंपनी कर रही है 5000, फिर 4, फिर 3। यहाँ पर वाई कंपनी कर रही है 3000, ये आ गया स्टूडेंट 4000 और ये आ गया बच्चों 5000। अब देखो बेटे आप अगर क्या निकालते हो, एवरेज सेल ऑफ एक्स कंपनी, तो कैसे निकालोगे बच्चों? 3 ईयर की सेल 5 और 9 प्लस 3 12,000। कितने सालों की है बच्चों ये? 3 ईयर्स की। तो बेटा कितना आ गया एवरेजली? कितना आ गया बच्चों एवरेज यहाँ पर? 4000। ऐसे ही बेटे अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या निकालूं, एवरेज सेल ऑफ वाई कंपनी, ये भी स्टूडेंट क्या है हमारा 12,000 डिवाइड बाय 3, इट्स आल्सो 4000। अब देखो बेटे मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या किया, रिजल्ट्स लिए और उसकी एवरेज निकाल दी। एवरेज से हमें क्या लग रहा है कि बोथ कंपनियां आर डूइंग सेम पोजीशन, आर डूइंग देयर वर्क इन द सेम पोजीशन। दोनों की सेल भी सेम है, एवरेज भी सेम है। डजंट मैटर, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द फेवरेबल ऑफ एक्स एंड अनफेवरेबल ऑफ वाई बिकॉज बोथ आर वर्किंग इन अ सेम मैनर। ओके, बट हमने कोई रेफरेंस, कोई आधार नहीं लिया ना। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं बेटे, तो देखो बेटे ध्यान से इसमें क्या देखोगे आपको, इसमें अगर आप इतने अच्छे ढंग से इसको एनालाइज करोगे तो देखिए बेटे इसके अंदर जो हमारे 2018 में बेटा यहाँ पर एक्स कंपनी की सेल बेटे क्वेश्चन में कितनी है हमारी? 5000 की है। ठीक है बच्चों, जो हमारी 5000 की सेल है बेटे उस पोजीशन में सेल क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब ये कंपनी पहले से क्या हो रही है बच्चों? डाउन हो रही है। और बल्कि ये कंपनी क्या कर रही है? पहले से प्रोग्रेस कर रही है। तो विदाउट रेफरेंस बेटे केवल एवरेज के आधार पर या किसी और तरीके से अगर हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं तो स्टूडेंट हमारे रिजल्ट्स क्या रहते हैं? गलत रहते हैं। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अनदर देखते हैं बेटे इसके बारे में, हमारी जो 6th लिमिटेशन है, कैन बी यूज्ड बाय ओनली एक्सपर्ट्स। ओनली एक्सपर्ट्स, तो देखो बेटे इसके बारे का कहने का मतलब क्या है? देखो बेटे ना स्टैटिस्टिक्स मेथड, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट द प्रॉपर मैनर गाइडेंस। यानी कि प्रॉपर मैनर गाइडेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें गाइडेंस लेनी है, मार्गदर्शन करना है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम उन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे जो इंफॉर्मेशन किसके द्वारा कलेक्ट की गई है? एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा कलेक्ट की गई है। ठीक है ना, एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा प्रॉपर गाइडेंस में कलेक्ट की गई है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मेथड्स क्या हैं? एक तरह से हथियार हैं, वेपन्स हैं, एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय ओनली एंड ओनली बाय द एक्सपर्ट पर्सन। ठीक है ना, एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा ही यूज किए जाने चाहिए। when these are used by the unknown person, लेमैन क्या होता है? एक अज्ञानी व्यक्ति। अगर इसका यूज कोई लेमैन करता है, अननोन पर्सन करता है या अनस्किल्ड पर्सन करता है, देन द रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। तो कहने का मतलब यही है, इट मे बी यूज्ड बाय ओनली एंड ओनली एक्सपर्ट हु हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेजरमेंट, अदरवाइज द रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अदरवाइज हमारे रिजल्ट्स क्या रहेंगे? गलत रहेंगे। तो देखो बेटे नो डाउट, अगर स्टैटिस्टिक्स के मेथड के बारे में नॉलेज है देन यू कैन यूज द स्टैटिस्टिक्स मेथड। अदरवाइज ये जो आप स्टैटिस्टिक्स का अगर आप यूज करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? गलत भी हो सकती है। इसके अंदर वो है स्टूडेंट हमारा प्रोन टू मिसयूज। प्रोन टू मिसयूज का मतलब क्या होता है? व्हेन स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड ऑन अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन। हम लोग बेटे जब स्टैटिस्टिक्स का यूज पहले किसी आधारित आंकड़ों के आधार पर करते हैं तो हम बेटे स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी कर सकते हैं। देखो बेटे जैसे कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ एक क्ले की तरह होता है, विद्यार्थी का जीवन एक मिट्टी की तरह होता है। उनके जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उसको जो शेप दे देते हैं, जो आकार दे देते हैं, बच्चा उसी आकार में क्या हो जाता है? ढल जाता है। इसी तरह बेटे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म हमें स्टैटिस्टिक्स से मिलती है बेटे, वो भी एक क्ले की तरह होती है। ठीक है ना, क्ले की तरह माने गीली मिट्टी की तरह होती है। वो डिपेंड करता है कि आप उससे चाहें, यू कैन मेक द गॉड, यू कैन मेक द डेविल। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है, द इंफॉर्मेशन आर इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म आर लाइक अ क्ले, गीली मिट्टी की तरह। आप अपने तरीके से, अपने विचारों से उसे क्या कर सकते हैं? भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। कई लोग बेटे स्टैटिस्टिक्स का यूज अपने फेवर में करते हैं और इसके कारण बेटे स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो जाता है। और एक बेटे मैं एक पॉइंट आपको बता रही थी ना, कैन बी यूज बाय द एक्सपर्ट। इसमें एक बात और लिख सकते हो बेटे, वो बात क्या है कि अगर मान लो स्टैटिस्टिक्स का यूज
अननोन पर्सन करता है तो इसके रिजल्ट हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। इसमें एक एग्जांपल भी दे सकते हो। देखो बेटे, अगर आपको एक बेसिकली डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो आप मेडिसिन लेते हो, ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है, आप फिजिकली फिट हो जाते हो दोबारा से। लेकिन अगर एक अज्ञानी व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कि मेडिसिन प्रॉपर किस चीज के लिए, और वो मेडिसिन दे दे, तो नो डाउट बेटे उसके रिजल्ट क्या रहते हैं, गलत रहते हैं, खतरनाक रिजल्ट आ सकते हैं इसके। तो बेटे स्टैटिस्टिक्स का यूज एक्सपर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी लिमिटेशंस है। हर एक व्यक्ति स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेथड्स के लिए नॉलेज होना जरूरी है। और एक मैं लास्ट बताया, प्रेयर टू मिसयूज। लोग बेटे अपने फायदे के लिए प्री ड्रॉन कंक्लूजन्स के आधार पर भी क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज करते हैं। मैंने कहा ना कि स्टैटिस्टिक्स में हमें जो न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलती है, इट जस्ट लाइक ए क्ले। आप उससे मिट्टी भी बना सकते, मिट्टी से भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। तो बेटे दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी टॉपिक है और कोशिश की गई है कि आपको हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट किया जाए ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये चीजें समझ में रहे। याद करना जरूरी नहीं है बच्चों। इकोनॉमिक्स में आपको लगता है कि मैम ने इन्फॉर्मेशन दी है या मैम ने कोई लेक्चर डिलीवर किया, आपने याद किया और मुझे भेज दिया, नो, आप इसको याद नहीं कीजिए बच्चों, आप इसको समझिए, क्योंकि समझा हुआ आप लोग लाइफ टाइम तक रख सकते हो अपने पास। लेकिन अगर आप इसको क्रैम करोगे तो इट्स शॉर्ट टर्म। ओके, तो बेटे अच्छे तरीके से टॉपिक तैयार करो। आपका इकोनॉमिक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है 11th क्लास। इसी तरह से मुझे होमवर्क सेंड करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।